बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं अशकीर मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। बागी रहनुमा ने इमरान खान पे बड़ा हमला कर दिया है और इसके साथ साथ तहरीके इंसाफ के सोशल मीडिया सेल बदतमीज़ ब्रिगेड की आ गई है शामत। और जनाब खबर यह भी है कि साकिब निसार से लेके मुज़ाहर नकवी तक प्रोजेक्ट इमरान के तमाम जजेस जो हैं वो कटहरे में आ चुके हैं। आखिर ये माजरा क्या है? मेरा ख्याल है कि वीलॉग का आगाज़ इसी खबर से करते हैं। ये खबर चूँकि मैं बार बार आपके साथ शेयर करता रहा हूँ और मैं बता रहा था कि जिन लोगों ने माजी में अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया है वो आने वाले वक्त में बुरे फंसने जा रहे हैं, क्योंकि आफिया शहर बानो केस जो है वो ख़त्म नहीं हो रहा था। आपके इल्म में है कि जस्टिस मुज़ाहर अली अकबर नकवी साहब के ख़िलाफ़ जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने कार्रवाई का आगाज़ किया तो सबसे पहले तो मुज़ाहर नकवी साहब सोशल मीडिया जो था ना तहरीक इंसाफ का, जिनको मैं बदतमीज़ ब्रिगेड कहता हूँ, इन्हीं के चकमे में आ गए, क्योंकि इन्होंने जनाब मुज़ाहर नकवी साहब की इतनी ट्रोलिंग की और मामले को इतनी हाई पे लेके गए और इन्होंने कहा कि नकवी साहब डट जाओ, आप टक्कर के लोग हैं। और नकवी साहब डट गए। हालांकि नकवी साहब उस वक़्त इस्तीफ़ा दे जाते, उनको उनके चंद दोस्तों ने और उनके जो अजीज़ हैं, जो रिश्तेदार हैं, उनकी फैमिली मेम्बर्स ने ये मशवरा दिया था कि जी इस मामले को यहीं पे ख़त्म कर दें, आप इस्तीफ़ा दें और मामला ख़त्म हो जाए। लेकिन नकवी साहब ने कहा कि नहीं जी, हम इनको पूरी टक्कर देंगे। अब मामला जो है वो अपना अंजाम तक लेके जाएंगे। और नकवी साहब ने इस मामले पे एक शोकाज नोटिस का जवाब दे दिया, उन्होंने इतराज़ कर दिया बेंचों पे ही सारा कुछ। खैर किस्सा मुख्तसर ये कि नकवी साहब ने को 2 बार शोकाज नोटिस हुआ, इन्होंने उनके जवाब दिए, मामला आगे बढ़ा। लेकिन अचानक फिर मुज़ाहर नकवी साहब जो हैं वो मुस्ताफ़ी हो गए, उन्होंने ओहदा छोड़ा, अचानक वो चले गए। वो जब चले गए तो उसके बाद उनके वकला की तरफ से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ये मामला रख दिया गया कि क्योंकि जनाब एक जज साहब मुस्ताफ़ी हो चुके हैं, वो चले जा चुके हैं, तो लिहाजा अब उनके खिलाफ तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कार्रवाई कर ही नहीं सकती। और वैसे भी इस हवाले से इससे पहले सुप्रीम कोर्ट का अपना एक फ़ैसला मौजूद है। इसके साथ साथ एक हैपनिंग ये भी हुई थी कि जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब भी अचानक मुस्ताफ़ी हो गए थे और जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब ने भी मुज़ाहर नकवी साहब की हमायत की थी और इसके अलावा उन्होंने ख़त-ओ-किताबत भी की। भरपूर तरीके से उन्होंने ये कोशिश की कि किसी तरीके से मुज़ाहर नकवी साहब के ख़िलाफ़ कार्रवाई ना चल सके। लेकिन फिर अचानक इजाज़ुल एहसन साहब भी चले गए, वो भी मुस्ताफ़ी हो गए। ये बहुत ज़्यादा जो है वो अपना एक हैरत अंगेज़ खबर थी, क्योंकि सर वो जज जो कि अगले चंद माह के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना था, वो कैसे मुस्ताफ़ी हो गए? खैर वो भी चले गए। अब आगे चल के बताऊंगा मैं आपको वो क्यों गए थे। लेकिन मुज़ाहर नकवी साहब का मामला जो है उस पर अभी तक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने कोई फैसला नहीं सुनाया है, क्योंकि चीफ जस्टिस ने कहा था कि अब ये कैसे मुमकिन है कि जब हमने इस मामले को टेकअप कर लिया, शोकाज नोटिस दिया, जवाब आ गया, इस पे जो है वो गवाहान को तलब कर लिया गया और अब जज साहब मुस्ताफ़ी हो गए, तो इसका मतलब है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो गैर फाल हो गई, वो कोई काम नहीं करेगी। तो उन्होंने कहा जी हमें इस पर फाइंडिंग देनी चाहिए। लेकिन ज़ाहिर है अदालती फैसले मौजूद थे। आफिया शहर बानो केस था, ये केस जस्टिस साकिब निसार साहब के खिलाफ दायर हुआ था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने वो पता नहीं कब कैसे और कौन सी कार्रवाई थी जिसमें इस दरखास्त को गैर मौसर करार दे दिया, उनको क्लीन चिट दे दी। फिर ये मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट का 2 रुकनी बेंच बना, वो आई थिंक के जस्टिस साकिब निसार साहब की रिटायरमेंट के बाद जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने यह बनाया था बेंच, और इस बेंच में इजाज़ुल एहसन और मुनीब अख्तर साहब थे। ये 2 नाम सामने आने के बाद आप समझ गए होंगे फैसला क्या आना है। तो फैसला वही आया कि उन्होंने कहा जब जज रिटायर्ड हो चुका या मुस्ताफ़ी हो चुका तो फिर मामला गैर मौसर हो गया, तो लिहाजा अब तो किसी किस्म की जो है वो सदर को कोई सिफारिश करने की, एडवाइस करने की ज़रूरत ही बाकी नहीं बची। तो लिहाजा मामला जो वहीं का वहीं ठप हो गया। आफिया शहर बानो केस का जो फैसला है इसको वफाकी हुकूमत ने नजर सानी की अपील के तौर पे अदालत में लेगी। इस मामले पे मौजूदा चीफ जस्टिस जनाब काजी फायज ईसा साहब ने 5 रुकनी बेंच कायम किया था। इस बेंच में जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब शामिल थे,
जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब शामिल थे, जस्टिस अजहर हसन रिजवी साहब, जस्टिस मुसर्रत हलाली साहबा और जस्टिस इरफान सादत साहब जो हैं वो इस 5 रुकनी बेंच का हिस्सा थे। 5 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया है और इस फैसले के मुताबिक इसमें 4-1 से फैसला है। लेकिन मुस्ताफ़ी जज के खिलाफ, वो मुस्ताफ़ी जज जिसके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई का आगाज हो चुका हो, उसके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कार्रवाई आगे बढ़ा सकती है। ये जो पॉइंट है ना, इसका ये मुतफिका तौर पे है। और इसी तरह इसमें यह भी कहा गया है कि रिटायर्ड और जो मुस्ताफ़ी जजेस हैं, जो पहले मुस्ताफ़ी हो चुके हों और उनके खिलाफ कार्रवाई आगे बढ़ाने का, अगर उनके खिलाफ की शिकायत पेंडिंग है या आ जाती है तो उसका फैसला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही कर सकती है कि वो इसको मेंटेन करती है या नहीं करती। इस मामले पे जस्टिस अजहर हसन रिजवी साहब का जो है वो इख्तलाफी नोट है। उन्होंने ज़ायदुल मियाद और मेरिट्स पे जो है वो इख्तलाफ किया है। ये शॉर्ट ऑर्डर है, डिटेल ऑर्डर जब आएगा उसमें तमाम वजूहात सामने आ जाएंगी, लेकिन शॉर्ट ऑर्डर ये बात जो है वो इस्टेब्लिश कर रहा है कि जस्टिस मुज़ाहर अली अकबर नकवी साहब के खिलाफ मुस्ताफ़ी होने के बावजूद कार्रवाई आगे बढ़ेगी और अब इनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से फैसला आएगा। अगर तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने इनके खिलाफ दायर रेफरेंस को गैर मौसर करार दे दिया तो फिर तो सत्ता ही खैरा, फिर तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर इनके खिलाफ इस शिकायत को तस्लीम कर दिया गया, कबूल कर लिया गया और इनके खिलाफ फैसला आ गया तो फिर इनको ना तो पेंशन मिलेगी, ना इनको रिटायरमेंट का कोई पैसा मिलेगा, इवन के इनके खिलाफ फौजदारी का मुकदमा भी कायम हो सकता है और मामला जो है वो और फैल जाएगा। हो सकता है कहीं नैब के पास कोई रेफरेंस चला जाए, चूंकि जनाब ये अपना नाजायज़ असासा जात का मामला है ना, अपने इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का मामला है। ये जायदादें जो बढ़ी हैं उस दौर में जब ये जज थे, तो फिर ये मामला निकल जाएगा। लेकिन फिर अगर मामला निकलेगा तो सिर्फ मुज़ाहर नकवी साहब नहीं बल्कि साकिब निसार साहब और बाकी जजेस, इजाजुल हसन साहब भी हो सकते हैं, बाकी लोग भी हो सकते हैं, इनके खिलाफ भी शिकायत जो हैं वो उन पर जायज़ा लिया जा सकता है। वैसे 100 के करीब जजेस हैं जिनके खिलाफ मुख्तलिफ शिकायत आज भी पेंडिंग है, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि फिर कितने जज जो हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। बल्कि वो जज जो कभी ख़ुद को बड़ा बा इख्तियार समझते थे और वो समझते थे कि जो हमने कह दिया उससे तो 1 इंच भी कोई इधर उधर नहीं हो सकता, तो भाई नहीं होते थे, ज़ाहिर आर्डर था ना, तो उस वक़्त उनकी चलती थी। अब कानून की चलेगी, अब आइन की चलेगी, अब जनाबे अली पता लगेगा कि कौन क्या क्या करता रहा है और ये चीज़ें जो हैं अब कैसे आगे बढ़ती हैं। ये सूरत हाल जो है वो आपके लिए बड़ी दिलचस्प रहेगी। और इसके साथ साथ एक तरफ से देखें ना कि प्रोजेक्ट इमरान के लिए जो अपना सहूलतकारी करते थे वो तो फंस ही गए हैं, लेकिन खुद इमरान खान भी बुरे तरीके से फंस चुके हैं। इमरान खान के खिलाफ एक 164 का बयान रिकॉर्ड हुआ है और ये बड़े अहम रहनुमा हैं। ये साबिक डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली हैं वासिक कयूम अब्बासी साहब। इन्होंने 9 मई के हवाले से अपना 164 का बयान रिकॉर्ड करवाया है और इस बयान में इन्होंने इमरान खान को जो है वो 9 मई का ज़िम्मेदार करार दिया है। अच्छा, ये ना बड़ा मुझे मुज़हिका खेज़ किस्म का लगना शुरू हो गया यार। अगर 9 मई इतना बड़ा संगीन वाक़या था और मैं तो इस पे बिलीव करता हूँ कि ये वाक़ई ही पाकिस्तान में अपनी नौयत का बहुत संगीन किस्म का मामला था, क्योंकि 9 मई जैसी साजिश पाकिस्तान में पहले कभी नहीं हुई। किसी भी सियासतदान ने, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने, इवन के किसी ग्रोह ने, किसी भी तंजीम ने इस किस्म की हरकत नहीं की कि वो पाकिस्तान में एक सिटिंग आर्मी चीफ के खिलाफ बगावत करे, वो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को बगावत पे उकसाए, वो इस किस्म की साजिश करे कि वो आर्मी इंस्टॉलेशंस पे जलगार कर दे और हमला कर दे और वहाँ पे जलाओ घेराव कर दे। इस किस्म का काम पाकिस्तान में पहले नहीं हुआ। ये मेरी राय है कि ये अपनी नौयत का संगीन तरीन वाक़या था। लेकिन हैरत होती है ना कि अब देखें कि इस वाक़या को हुए कोई 9-10 माह गुजर गए हैं, लेकिन जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिन लोगों के बारे में ये कहा गया कि ये लोग जो हैं इन्होंने ये सारी साजिश की, वो लोग रूपोश हो गए, वो अदारों के हाथ नहीं लगे
और उन लोगों को इश्तिहारी कभी करार दे दिया गया, उनकी जायदादें जब्त करने की कार्रवाई का आगाज कर दिया गया और आज वो सारे के सारे जो हैं वो अपना बरामद होते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं। अजीब नहीं लग रहा? और अदालतें उनकी जो है वो हिफाजती जमानतें मंजूर कर रही हैं। वो लोग हिफाजती जमानतों के बाद एक बार फिर रियासत को और अदारों को जो है वो अपना धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। यह सिर्फ इसलिए हो रहा है कि सर हमने इसको जरा हल्के में लिया था। हमसे मुराद है जिन्होंने इस पे कार्रवाई करनी थी, जिन्होंने एविडेंस कलेक्ट करने थे, जिन्होंने प्रोसिक्यूशन मजबूत करनी थी, जिन्होंने अदालतों में केस साबित करने थे, जिन्होंने इनको सजाएं दिलवानी थी, उन्होंने इनको सजाएं नहीं दिलवाई। उन्होंने इस मामले को इतना लेंथी कर दिया कि लोग ये समझे यार लगता है पीछे कुछ भी नहीं है, सारी वो साजिश ये है, ये वो ठीक कह रही है बदतमीज ब्रिगेड, वो जो प्रोपेगेंडा कर रही है वो ठीक कह रही है। तो उससे जो है फर्क पड़ा। लेकिन खैर अब ये वासक क़य्यूम अब्बासी साहब जो हैं वो कहते हैं जी मुझे तो इमरान खान ने मुख्तलिफ मौके पे मीटिंग्स करने का, रैलियां करने का और इस किस्म की कार्रवाई करने का हुक्म दिया था, इस एहतजाज भी किया था। उन्होंने इमरान खान पे जिम्मेदारी डाली है कि जी इमरान खान इसमें मुलव्वस है। अब चलें जी, ये आपके पास 164 का बयान आ गया, अब इस पर ज़रा कार्रवाई आगे बढ़ाएं और देखें। लेकिन अब चूंकि बहुत ज़्यादा देर हो गई है, अब इसमें से जो भी आप निकालेंगे लोगों को उस पर कैसे आप इत्मीनान दिलवाएंगे, ये भी आपके लिए एक बड़ा इम्तिहान जो है वो शुरू हो जाएगा। लेकिन खैर जिन्होंने पाकिस्तान में जराइम किए हैं उनको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए, मैं इसका हमायती हूँ और ये सज़ा होनी चाहिए। ना सिर्फ इनको सज़ा होनी चाहिए बल्कि इनके साथ साथ ये जो शैतानी चरखा है ना, ये बदतमीज़ ब्रिगेड, ये तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया, इनके हवाले से कोई अपना सॉलिड पॉलिसी बनाए यार। ये बंदे अब ये कोई भी किसी मुल्क में बैठ के वहाँ से सोशल मीडिया के ज़रिए पाकिस्तान में जो है वो हैजान पैदा कर देता है। बेबुनियाद, बेतुकी, बेढंग किस्म की जिनका ना कोई सर होता है, ना पाँव होता है, ना कोई वजूद होता है, किसी की सोच में भी नहीं वो चीज़ होती, ये जनाब वो निकाल के ले आते हैं और उसको इतनी वो अपना मोहब्बत के साथ ये इतनी ट्रोलिंग करते हैं कि लोगों को लगता है यार ये सच है। हर मौके पे इमरान खान ने हुकूमत ख़त्म होने पे कहा कि जी मेरे खिलाफ अमेरिका ने साजिश की। इमरान खान ने जब अमेरिका का नाम लिया बगैर सोचे समझे, इस शैतानी चरखे ने, ये बदतमीज़ ब्रिगेड ने इस पर जो है वो पूरी दुनिया में हंगामा बर्पा कर दिया और एक बयानिया जो है वो बना के खड़ा कर दिया। इमरान खान की हुकूमत का खात्मा हुआ, उन्होंने कहा कि जनाब ये इम्पोर्टेड सरकार है, उन्होंने बयानिया बना दिया। हम यहाँ पे वजाहतें देती रही हमारी जो हुकूमत है और हम दुनिया को बताते रहे कि पाकिस्तान के आइन के मुताबिक ये हुकूमत ख़त्म हुई है। ये तो पहली हुकूमत है कि जो जमहूरी अंदाज से ख़त्म हुई है, हालांकि इससे पहले तो पाकिस्तान में शब खून मारे गए हैं। पाकिस्तान में कभी 58(2)B की तलवार चलाई गई और मुंतखब वज़रा आज़म की हुकूमत के साथ साथ हुकूमतों का और पार्लियामेंट का जो है वो गला दबा दिया गया और कभी जो है वो अपना बाकायदा तौर पे बूटों के साथ आ गए। पाकिस्तान में शब खून मारे गए। ये तो पहली बार अदमे इत्माद किया गया, तहरीक अदमे इत्माद आई, पार्लिमान ने कायदे ईवान को फारिग किया। लेकिन सर वो बिका बयान वही वाला जो कि बदतमीज़ ब्रिगेड बेच रही थी, चूंकि प्रोपेगेंडा करते हैं ना। अभी भी आप अंदाजा लगाएं कि इलेक्शन वाले दिन कोई एक कंप्लेन फाइल नहीं की गई, लेकिन इलेक्शन के 24 घंटे के बाद जब इन्होंने देखा कि जी नताइज तो वैसे नहीं आ रहे, तो इन्होंने जनाब उस पर हंगामा करना शुरू कर दिया। नहीं जी हमारी 180 सीटें हैं, हमारी 200 सीटें हैं, हमारी 150 सीटें हैं। इनको खुद आज के दिन तक नहीं पता कि जी इनकी सीटें कितनी हैं। बल्कि मुझे ये लगता है कि इनको ये जो मिली है ना 92 या 93 सीट्स, ये भी इनकी नहीं बनती। इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करें, आप निकालें KPK में कैसा इलेक्शन हुआ है, वहां पे क्या वाकई फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ है? वहां पे तो बंदूक के जोर पे इलेक्शन किया गया है। वो मौलाना फजलुर रहमान साहब क्या कह रहे हैं, ANP क्या कह रही, बाकी पार्टीज क्या कह रही हैं, उस पर तवज्जो नहीं दी जा रही। लेकिन इनके बदतमीज ब्रिगेड के प्रोपेगेंडे को काउंटर करने की कोशिश की जा रही है। उसी के जवाब वो जो सवाल उठाते हैं सब उसका जवाब देने में लग जाते हैं। सर क्यों आप उनके सवालों के जवाब दे रहे हैं? आप उनके लिए सवाल पैदा क्यों नहीं कर रहे? आप क्यों ये क्वेश्चन नहीं कर रहे कि
तहरीके इंसाफ के दौरे हुकूमत में मिलिटेंट वापस कैसे आए? कौन लेके आया इनको? मियां नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में जो ऑपरेशन किया गया एपीएस के सानिया के बाद, वो एपीएस का सानिया जो मेरी पूरी कौम के दिल पे एक गहरा जख्म है, इस सानिया के बाद जो ऑपरेशन किया गया, हमने बेशुमार कुर्बानियां दी। हमारे फौजी जवानों ने नहीं, हमारी लॉ इन्फोर्सेस ने ही सिर्फ नहीं, हमारे आम शहरियों ने ही नहीं, हमारे जवान बुजुर्गों ने ही नहीं, हमारे तो बच्चों ने कुर्बानियां दी। हमने इनसे निजात हासिल की, हमने इनके लिए अपने मुल्क की जमीन को तंग किया, इनको भागने पे मजबूर किया। कौन था जो इनको लेके आया? क्यों ये सवाल नहीं उठाए जाते? क्यों इस पे जो है वो इनसे पूछगिछ नहीं की जाती? और आज का इलेक्शन जो है वो वहां पे मिलिटेंट ग्रुप्स जो है वो इसको हैंडल कर रहे हैं। क्यों इस पे सवाल नहीं उठाए जा रहे? इस पे काम किया जाना चाहिए। रियासत की जिम्मेदारी है कि रियासत ये सवाल उठाए और उनसे पूछा जाए कि ये कौन लोग थे। कल तक जो दहशतगर्द थे, आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आज उनकी जमानतें ली जा रही हैं, उनको जो है वो आप पूरी तरह से फैसिलिटेट कर रहे हैं। क्यों ये किया जा रहा है? फिर तो लोग जो हैं वो इसको मजाक ही समझेंगे ना। अब एक एफर्ट देखने में आ रही है। एक मौजूदा जो निगरान हुकूमत है, इन्होंने सोशल मीडिया पे जजेस और सरकारी अफसरान और रियासती अदारों के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा किया जाता है, इस पूरे मामले की तहकीकात के लिए एक आला सतह की जो है वो JIT तश्कील दी है। इस JIT में एक तो जो FIA के आई थिंक के वो अपना एडिशनल डायरेक्टर जनरल जो हैं, उनकी सरबराही में ये कमेटी कायम की, ये JIT कायम की गई है। लेकिन इस JIT में जो है वो ISI के लोग भी हैं, IB के लोग भी हैं, PTA के लोग भी हैं और नादरा के लोग भी हैं। लेकिन सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि क्या ये सिर्फ नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन होगा या कमेटी खेला जाएगा, या कि फिर इसका कोई मंतकी अंजाम भी होगा, कोई रिजल्ट्स भी आएंगे। इससे पहले 9 मई के हवाले से हमें वो रिजल्ट्स नज़र नहीं आए जिसका दावा किया जा रहा था। जितना बड़ा ये वाकया था, उस वाकया पर जिम्मेदारान को उस तरह की सजाएं नहीं दी गई और जिसका खमियाजा आज हम सामने देख रहे हैं। अभी इलेक्शन को जो मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है, इस पर भी अभी वो कार्रवाई जो है वो देखने को नहीं मिल रही। तो लिहाजा ज़रूरत इस अमर की है कि हमारे जो ज़िम्मेदारान हैं, रियासत के जो अदारे हैं, जिन्होंने पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ भी करना है, जिन्होंने पाकिस्तान को जो है वो तमाम महाज़ों पे वो ये अपना हमारे जो जुग्राफियाई महाज़ हैं उस पर भी हिफाजत करनी है, और हमारे जो हमारे बाकी ये जो दीगर महाज हैं, वो अपना सोशल मीडिया का महाज हो, वो हमारा किसी और किस्म का जो महाज है वहाँ पर हो, तो सब ने जहाँ जहाँ पे अपना किरदार अदा करना था वो करें। वो इस कौम को इस बात की वजाहत दें, वो बताएं कि ये सोशल मीडिया जो है ये क्या कर रहा था। अगर आज इस सोशल मीडिया के हवाले से आपने एक जो स्टेप उठाया है और इसको अगर ये समझा जा रहा है कि ये जनाब सोशल मीडिया को, ये जो इनका सोशल मीडिया था, कीबोर्ड वॉरियर्स थे, इनको डिस्ट्रॉय करने के लिए जो ऑपरेशन लॉन्च किया जा रहा है, तो सर फिर ये ऑपरेशन जो है इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं। पाकिस्तान के बाहर जो बैठे हुए हैं, जो पाकिस्तान से बाहर बैठ के पाकिस्तान में हालात ख़राब कर रहे हैं, इनको कैसे पकड़ना है, इनको कैसे कंट्रोल करना है, इसका हल निकालें। पाकिस्तान को अगर आपने महफूज मुल्क बनाना है, पाकिस्तान में सियासी अफरा तफरी का खात्मा करना है, तो आपको सबसे पहले ये सोशल मीडिया पर ये जो तहरीके इंसाफ का शैतानी चरखा है ना, इसका कोई हल निकालना पड़ेगा। उसके बाद पाकिस्तान जो है वो बेहतरी की तरफ जा सकता है, क्योंकि जब तक ये मौजूद है ना, ये आपको चैन से नहीं काम करने देंगे। ये इसी तरह बड़े हैजानी के किस्म के सवालात उठाएंगे और आप काम करने की बजाय इनके जवाब देने में लग जाएंगे। तो लिहाजा मेरा ख्याल है कि हमें अपनी जो स्ट्रेटजीज़ हैं उनको सबसे पहले तय करना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि इनसे कैसे निपटना है और मुकम्मल तौर पे निपटें। ऐसे ना करें कि जनाब यारी चलें जी, आज ये थोड़ा सा अगर दबक जाएंगे तो छोड़ें, कोई बात नहीं है। इसका मुस्तकिल हल निकाले बगैर पाकिस्तान जो है वो अब आगे नहीं बढ़ सकेगा। अगर किसी को इसमें शक दिखाई दे रहा है ना, तो सिर्फ मशवरा देता हूं कि आप 2013 से 2017 तक का माहौल देख लें और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अगले आने वाले दिन जो है वो फिर कैसे हो सकते हैं। अब तक इतना ही।
मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक आप दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी किया करें। अल्लाह हाफिज़।